जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी, आपका होस्ट और आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। सुबह के 10 बज चुके हैं और ये 10 बजना तो अब ऐसे हो चुका है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। ये 10 बजना तो हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो चुका है कि आज के जैसे 11 सवा 11 बजे सेशन खत्म होगा, मैं फिर अगले दिन का इंतजार करने लगूंगा आप तमाम लोगों से मिलने के लिए। शिवांश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। योगा भाई आपका, शिवांश भाई आपका जो है स्वागत है। तमाम लोग जो हमारे साथ इन दिनों जुड़ रहे हैं, रविंदर गिल साहब वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम कुमार रेवाड़ साहब नमस्कार, अमर चौधरी साहब आपका स्वागत हम करने पहुंचे आज। राम कुमार साहब ये बताइए सादुल शहर में आज का मौसम कैसा है? ये सादुल शहर का मौसम जरूर बताइएगा। हालांकि मैं मानता हूं आप इतने बेहतरीन है तो सादुल शहर का मौसम भी बेहतरीन ही होगा। रमेश शर्मा जी गुड मॉर्निंग, डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी। रमेश शर्मा जी आप तो मेरे मतलब जहन में बैठ चुके हैं कि आप डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। नितिन बंसल अग्रवाल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दिवाकर साहू साहब गुड मॉर्निंग। विजय कटारिया सर वेरी गुड मॉर्निंग। विजय सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। कपिल स्वामी जी गुड मॉर्निंग। कपिल स्वामी बीएससी बीएड सेकंड ईयर, क्या बात है कपिल भाई। नेमपाल बरार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। और आज के कार्यक्रम में सबसे बड़ी खूबी ये है कि केवल ना हम एक शख्सियत से मिलेंगे, ना केवल हम उनके जीवन के अनुभव समझेंगे, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या सक्सेस के लिए या कामयाबी हासिल करने के लिए हमारे अंदर क्या गुण क्या धर्म होने चाहिए, हम वो भी सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग चमन बेलवाल शर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर, नाइस वर्क, थैंक यू सो मच। लाइट का इशू है दोस्तों, लाइट जा चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कम ही रहूंगा स्क्रीन पे, वैसे भी सर रहेंगे स्क्रीन पर। नरेश सिंह नायल साहब नमस्कार। अमर चौधरी जी एक बार फिर से भाई हूँ आपको और एसकेडी को, नरेश सिंह नायल स्पोर्ट्स टीचर NIVH, क्या बात है, आप तो तमाम हमारे परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। नरेश सर स्वागत है आपका। असिस्टेंट कोच है नरेश सर इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के, दैट्स ग्रेट। हिमांशु बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार वर्मा जी प्रणाम। अनिल भाई राजस्थान भवानी मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार अमर सर, सियाग सर, भगवान बारूपाल साहपनी जी आपका स्वागत है। सोहित गोयल जी गुड मॉर्निंग। यूवी सारस्वत वेलकम बैक टू इंडिया। यूवी BA BEd फर्स्ट ईयर युवराज वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर सर। मदन कुमार जी वेलकम वेलकम मदन सर। सोहित गोयल, राजेंद्र गिल गुड मॉर्निंग जी। गुरलीन कौर BA BEd, ओके गुरलीन। पालाराम इंडिया जी। आइए दोस्तों अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं जिन्होंने फर्श से अर्श तक की यात्रा अपने हिम्मत, अपने हौसले, अपने जुनून के दम पर की। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुदित धदीज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोहित गोयल हमारे साथ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आइए दोस्तों ऐसी शख्सियत जो अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए हमेशा उग्र रही और उन्होंने अपनी हिम्मत, जुनून और उग्रता के दम पर वो मुकाम हासिल किया जिसको लोग हासिल करना चाहते हैं। जी मेरी मुराद है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री NDB राजकीय महाविद्यालय नौहर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंस्पिरेशनल हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रेरक हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, मैं मुरा रहा हूं आदरणीय श्री उग्रसेन सियाग सर को। उग्रसेन सर, उग्रसेन सर सियाग सर से मुलाकात कर रहे हैं। हरविंदर सिंह खोसा जी सुप्रभात, मेरे आदर्श व परम साथी का स्वागत है। उग्रसेन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपके प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों से रूबरू होने का मौका दिया। और SKD का काफी लंबे टाइम से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही शानदार SKD यूनिवर्सिटी के द्वारा काम किया जा रहा है और विशेषकर हमारे हनुमानगढ़ के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति करने में SKD का 50% योगदान मानता हूँ पूरे हनुमानगढ़। आप जैसे तमाम लोग जो एजुकेशनिस्ट हैं लगातार हनुमानगढ़ और राजस्थान के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे होंगे सर। मेरे यहाँ लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर भी मतलब लाइट नहीं आ रही थी, इन्वर्टर खत्म हो चुका है, लेकिन मुद्दा तो ये है आज उजाले में आपको रहना है सर, आपकी वजह से हमें उजाला मिलने वाला है। उग्रसेन सर तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उग्रसेन सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कुछ चुनौतियां आई पढ़ाई में, सामना कैसे किया, वहां से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। सर प्रारंभिक अगर मैं बात करूं तो मैं एक छोटा सा गांव है चकलवाना, पीलीभंगा तहसील का, वहां पर
रहता था। प्राइमरी शिक्षा वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हुई। मेरी जो शिक्षा रही है, स्कूली शिक्षा, वो टोटली गवर्नमेंट कॉलेज की रही है। उसके बाद मैं बड़ौपल ओके। अध्ययनरत रहा, गवर्नमेंट कॉलेज में ही रहा। वहाँ 9 किलोमीटर था, हमसे साइकिल लेके हम जाते थे। बाद में मैं राठी स्कूल टूटगढ़ में अध्ययनरत रहा। उसके बाद गंगानगर से बीएससी, बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड, और ये मेरी एजुकेशन लाइन यही रही कि मैं प्रारंभिक स्कूली शिक्षा सूरतगढ़ तक, बड़ौपल, सूरतगढ़ और मेरे छोटे से चक में, और जो बीएससी मैंने की वो एमडीपीजी कॉलेज गंगानगर से की। बीएड जी। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज आईएससी जो यहाँ बीकानेर में है, वहां से की है। क्या बात है उपसेन सर। उपसेन सर, मुझे बताइए, आप इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं हिस्ट्री के। सर मुझे ये हाँ जी, बताइएगा, अभी तो आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, जब हाँ आप जी, स्टूडेंट हुआ करते थे, हाँ जी। इस तरह की तो चुनौतियां थी पढ़ाई के सामने, और जब आपको चुनौतियां आती थी पढ़ाई में तो आपने फेस कैसे किया, और उन चुनौतियों के अनुभव अब पढ़ाते समय आपको कैसे काम आता है? सर पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैं अभी टीचर नहीं हूँ, अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ, क्योंकि हर दिन हमें सीखना पड़ता है क्या कोई भी बात चीज। हाँ, विद्यार्थी हम जीवन भर बने रहते हैं, तभी हम कुछ न कुछ सीख पाते हैं। दूसरा, है। जी जी। अगर मैं मेरी बात करूं तो आर्थिक जी दृष्टि जी। से मैं काफी बैकवर्ड था, कारण कि हमारे जो एरियाज है यहाँ सेम की समस्या है, और जी हमारे यहाँ क्या है कि टोटली जमीन है वो भी सेम में आ चुकी थी, तो आर्थिक विषम परिस्थितियां थी। हालांकि मैं ये कहूं कि बीएड और अगर ये सारी चीजें मैंने कर्ज लेके की है, और उसके बाद मैंने निरंतर अध्ययन किया, तो प्रारंभ में मैं पुलिस कांस्टेबल पे चयनित हुआ। देखिए मित्रों, मैं आप विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा, साथियों, कि विपरीत परिस्थितियां, जैसे अभी अमर सर कह रहे थे कि अंधेरा हो गया है, निश्चित ही अंधेरा जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आने वाला है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और जब हम मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, और जब हमारी लाइफ में अंधेरा ही नहीं आएगा तो हमें प्रकाश देखने का मजा ही नहीं रहेगा, अगर प्रकाश ही प्रकाश में रहेंगे तो। अमर सर का मैं प्रोग्राम में लगातार देख रहा हूँ, एसकेटी यूनिवर्सिटी का लगातार चल रहा है कि हमारे जो ये इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं। शख्सियत जो इन्होंने प्रोग्राम चलाया है, इसमें बहुत से लोगों को इन्होंने विद्यार्थियों से रूबरू करवाया है, और मेरे जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि लाइफ में कभी भी विपरीत परिस्थिति आए तो आप उसे अंधेरा मानिए, और निश्चित मानिए कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होने वाली है, यानी अंधेरे के बाद में उजाला आने वाला है। यानी ये क्या है कि हमारी सफलता से पहले का अंधेरा है, सफलता से पहले का हमारी ये एक कठिन परीक्षा है जिसमें हमें सफल होना है। अमर सर, देखिए हाँ जी, हाँ जी। हो गया, से उजाले में आने का तरीका अमर सर, आपकी आवाज मेरे को तो स्पष्ट नहीं आ रही है। जी। जहां तक है कि मैं अमर सर की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा सा। सर, हाँ जी सर। उपसेंटर मैं ये कह रहा था कि हाँ जी, जैसे मेरे यहाँ अंधेरा हुआ, और जैसे ही आपने मार्गदर्शन किया कि अंधेरे से उजाले में कैसे आया जाता है, तो देखिए मैं उजाले में आ चुका हूँ। और हाँ मैं ये निश्चित ही चाहता है हूँ कि सर, अंधेरे के बाद उजाला आने वाला। आप जैसे मार्गदर्शक हो तो तमाम विद्यार्थी, तमाम युवा अंधेरे से उजाले की यात्रा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उपसेन सर। मैं कुछ लोग आपसे जुड़ रहे हैं। मान्यवर, आपकी सकारात्मक सोच ने सैकड़ों बेरोजगार साथियों को रोजगार दिया है। हरविंदर सिंह खोसा साहब आपके लिए क्या बात है।
इंदर सिंह भाटी जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आपको। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सर। मनोज सुतार जी गुड मॉर्निंग, डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी, क्या बात है। उपसेन सर, मुझे एक बात हाँ जी सर। बताइएगा, आपका तो तमाम एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी। 3 ऐसे कौन से गुण देखते हैं जब आप बच्चे को मिलते हैं, देखते हैं, तो किन आधार पर आप ये तय कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि ये बच्चा, मैं कमजोर होशियार बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो कौन से गुण हैं जो किसी एक बच्चे को एक आम बच्चे से कामयाब बच्चा बना सकते हैं, अगर वो अपने अंदर डेवलप कर लें तो? सर, एक तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि अभी तक मेरे ऐसे 5 विद्यार्थी रहे हैं जो राजस्थान टॉपर रहे हैं। अभी टॉप 10 में अलग अलग 5 विद्यार्थी राजस्थान टॉपर रहे हैं शिक्षक भर्तियों में, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक में, और 11 विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जो टॉप 10 में आ चुके हैं। तो मेरा विद्यार्थी देखते ही, एक अक्सर मेरे विद्यार्थी जो मेरे से रूबरू रहते हैं उनको पता है कि मैं पहले से घोषणा कर देता हूँ। अभी हमारे 28 मई को 4th रैंक आई, तो मैंने पहले ही बता रखा था कि टॉप 10 में हमारा विद्यार्थी आएगा। तो अच्छा, विद्यार्थी में जो आप, हाँ जी बिल्कुल, और विद्यार्थी में जो आप कह रहे हैं कि 3 गुण, तो सबसे पहले उसकी लगन देखते हैं कि वो लक्ष्य के प्रति कितना, मतलब अपने आप को रखता है कि मैं वो कर पाऊं। दूसरा, लगन के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं कि समर्पित होना चाहिए। और तीसरा, कि जो उसको लक्ष्य दिए जाए उसको व्यवस्थित तरीके से पूरा करने वाला होना चाहिए, यानी लक्ष्य के लिए जीने वाला होना चाहिए। अगर वो लक्ष्य के लिए जीने वाला है तो उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये गुण नहीं है विद्यार्थी रहता है तो कोई भी नेटवर्क की, जी, नेटवर्क की वजह से जरा सा अटका है मामला, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। सुराज दहिया सर गुड मॉर्निंग, कमल रतन जी स्वागतम, आदरणीय गुरुदेव जी, क्या बात है। राजेश कुमार जी सर, हम टाइम पर मार्गदर्शन करते हैं, क्या बात है। उपसेन सर, तमाम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं सियाग सर के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। कि बरूपाल शाही पनी जी कह रहे हैं, क्या बात है। शिजुका शिजू गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। रेनू बीएससी बीएड सेकंड ईयर, क्या बात है। सुनील मूड साहब ने लिखा है सर, अगर हम हर समय अपने आप को एक विद्यार्थी मानते हैं तो बेहतर सीख सकते हैं, क्या बात है। सर मैं एक सवाल पूछ रहा था आपसे, यानी आपका कहना ये है कि स्टूडेंट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ हिज टैलेंट, ही इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज हैबिट्स। अगर वो अपनी आदतें बदल ले, भाई अगर उसे 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़े, अगर लगन दिखानी है तो लगन दिखाए, तो एक आम बच्चे में कन्वर्ट हो सकता है। सर, थोड़ी आवाज कट हो रही है सर आपकी। अभी आवाज आ रही है? सर बीच बीच में आवाज आ रही है। अभी आवाज आ पा रही है? आ रही है सर, अब आ रही है। अभी आ पा रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हमारे एक साथी का सवाल है सर कि आपके यहाँ से बहुत हाँ जी, काफी टॉपर निकलते हैं आपके यहाँ से। आप हमें बताइए, अगर हाँ जी बिल्कुल, हम भी टॉप करना चाहें तो पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी हाँ चाहिए, जी। क्या प्लानिंग होनी चाहिए? तो स्ट्रेटजी बताइए, कोई टॉपर कैसे बन सकता है? देखिए सर, टॉपर्स बनने की जो रणनीति होती है, निश्चित ही हम इस पे काम करें तो टॉपर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको। वैसे एक मेरे नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उस पे मैंने बहुत से टॉपर कैसे बने उसकी वीडियो भी डाल रखे हैं, उग्रसेन त्याग नाम से है। तो आप सर यहाँ एक सर की प्रतिदिन के लक्ष्य निर्धारित करके कोई भी विद्यार्थी प्रतिदिन के साप्ताहिक, मासिक और परीक्षा से पूर्व अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करें कि वो 3 बार हो जाए। यानी प्रत्येक दिन का लक्ष्य विद्यार्थी के सामने होना चाहिए। प्रत्येक दिन के छोटे-छोटे लक्ष्य करें निर्धारित, और प्रतिदिन शाम को वो अपने आप से 2 क्वेश्चन करे। एक तो क्या मैंने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है? सेकंड, कि उसकी जो पढ़ाई चल रही है, उसकी जो तैयारी चल रही है, उसके पीछे जो उसका पैसा खर्च हो रहा है, वो कहां से आ रहा है? उसके माता पिता के खून पसीने की जो कमाई है, उसके बारे में वो सोचे कि क्या उनका जो पैसा है वो निश्चित तौर पर हमारे लिए, मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर लक्ष्य कि क्या मैंने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है और इसका उत्तर हाँ है, और वो अपने माता पिता के पैसे का सदुपयोग कर रहा है, इसका उत्तर हाँ है, तो निश्चित ही एक विद्यार्थी है वो सही ट्रैक पे बना रहता है और प्रतिदिन के लक्ष्य प्राप्त करता करता परीक्षा आने तक टॉपर बनने की स्थिति में आ जाता है।
क्या बात है हुसैन सर, क्या आपके टिप्स बहुत शानदार है। ये जो आपने इमोशनल कनेक्ट वाला टिप दिया है ना कि अपने माता पिता के पैसे के बारे में सोचें, ये बहुत बेहतरीन टिप है आपका। बहुत 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 निश्चित ही शुक्रिया। सर, अब बड़ा आप योगदान रहता है, जी जी बड़ा योगदान रहता है जी कि मेरे माता पिता ने, मैं कहूं कि जो खून पसीने से कमाई की थी, उसका आज मैं सुख क्या भोग रहा बात। हूं। निश्चित ही प्रत्येक विद्यार्थी भोग सकता है, बिल्कुल भोग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। हमारे राजेश कासवान सर, हमारे रजिस्ट्रार साहब आपका स्वागत कर रहे हैं सर। वेलकम सियाग साहब। ताराचंद सुतार जी गुड मॉर्निंग। मदन कुमार जी वेलकम सियाग सर। राम कुमार रेवाड़ साहब ने तो काफी लिखा है आपके लिए कि आप बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा पर विचार है सियाग साहब। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कुमार पवित्र सर कह रहे हैं दोज हु डू नॉट लर्न हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। व्हाट्स योर व्यू? क्या बात है, मैं इस सवाल को जरूर उठाऊंगा। कुमार कोविद साहब पूछ रहे हैं, मैं आगे बढ़ लूं फिर मैं आपका सवाल लेता हूं। मदन कुमार जी बहुत ही सटीक जानकारी प्रदान करी आपने। उसके अंदर मेरा एक सवाल ये है कि वो हाँ जी। कौन सी 3 गलतियां हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना करें तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आपने कुछ एक आपने मॉडस ऑफ ऑपरेंडी देखी होगी बच्चों की कि कुछ बच्चे कुछ गलतियां रिपीट करते हैं बार बार। क्या है वो हाँ गलतियां जो हाँ, बिल्कुल आपका करते हैं अनुभव क्या कहता है? सर। सबसे पहले तो ये है कि विद्यार्थी, जैसे अभी एक मैं करंट ही उदाहरण देता हूं, अभी जो रीट की तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं, उनमें से 50% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो व्यवस्थित रूप से तैयारी नहीं कर पाते, या ये कह दें कि हम मेहनत से जी चुराते हैं। वो क्या करते हैं कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा, शिक्षा मंत्री महोदय का है, असफल होने वाले विद्यार्थी क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे 2 सितंबर का एग्जाम है, इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। जबकि वो विद्यार्थी जो गलतियां करते हैं, वो ये सोचते हैं कि एग्जाम होना ही नहीं है, अभी कोरोना चल रहा है, अभी विपरीत परिस्थितियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम है, रीट में 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, विद्यार्थियों को कैसे बिठाएंगे, इतने सेंटर उपलब्ध नहीं होंगे, इतने अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे, कर्मचारी उपलब्ध नहीं होंगे कि परीक्षा ले पाए। ऐसे एक्सक्यूज ढूंढते हैं सर। ये एक नंबर तो एक्सक्यूज ढूंढने वाले जो इस तरह के विद्यार्थी होते हैं, वो प्रॉपर लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ते। दूसरा, हम देखते हैं अपने आसपास कि बार बार असफल विद्यार्थी क्यों होते हैं। बार बार असफल विद्यार्थी वही होते हैं जो क्या करते हैं, अपने शेड्यूल को सही तरीके से बांटते नहीं है, यानी उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा सिलेबस 1 महीने में होगा, मेरा सिलेबस 3 महीने में होगा, मेरा सिलेबस परीक्षा तक पूरा हो पाएगा या नहीं आएगा। शेड्यूल को नहीं बांटने की गलती करते हैं। क्या बात है। और लास्ट में कहूं तो एक क्या कि जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल क्या है, मार्केट में आज इतना ज्यादा उपलब्ध है सर कि एक विद्यार्थी कोई भी बुक स्टॉल पे जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी बुक लूं और कौन सी छोड़ूं। सबसे पहला मैं विद्यार्थियों से जो सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले क्या करें, अपने आसपास सफल अभ्यर्थियों और ऐसे शिक्षक साथियों जो प्रतियोगी परीक्षा का अनुभव रखते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले, क्या मटेरियल सिलेक्ट करें और मटेरियल सिलेक्ट करके उसकी ओर बढ़े। मटेरियल सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं विद्यार्थी। तो ये 3 गलतियां रहती हैं सर, जो बड़ी गलतियां हैं कि एक तो हम सीरियस नहीं होते, एक्सक्यूज देते हैं कि ये परीक्षा नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्या है कि सर सिलेबस को सिस्टमेटिक बांटते नहीं है, और तीसरा है कि स्टडी मटेरियल हमारा चयनित नहीं होता। नहीं है। क्या बात है उपसेन सर, आपके जितने भी टिप्स हैं ना वो बड़े सटीक हैं, बड़े पॉइंट टू पॉइंट हैं। सही बताऊं, अगर मुझे भी ये सीखने को मिल जाए ना, अगर मैं भी इनको अप्लाई करूं तो मेरी खुद की जिंदगी में बहुत बदलाव आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। जगत बैचलर टाइम मैनेजमेंट मस्ट रिक्वायर्ड, क्या बात है। आनंद चौधरी जी गुड मॉर्निंग। कमल जी शेड्यूल की कमी आती है सर, क्या बात है। पंकज चिंपा जी एबीवीपी सलाम सर। ज्योति इंसान जी गुड मॉर्निंग। पिंकी कोहले जी वंदे मातरम। भगवान बरुपाल शाही पनी जी लिख रहे हैं पीलीबंगा राजस्थान की शिक्षा नगरी होगी, इसके पीछे सिर्फ सिहाग सर का ही हाथ होगा। क्या बात है। रहमत पुनिया जी गुड मॉर्निंग। रोहित मोहित पताना जी गुड मॉर्निंग। तमाम लोग दिव्य सारस्वत लिख रहे हैं सर, पीलीबंगा क्षेत्र के सम्मान एवं मेरे प्रिय गुरुदेव मेरे का बहुत बहुत नमन। क्या बात है। तमाम लोग आपसे ये प्यार, ये मान, ये सम्मान कमाने में इन गुणों का खास योगदान रहा आपके व्यक्तित्व में। सर जी मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, आपकी आवाज हल्की सी कट हुई, दोबारा रिपीट करेंगे? इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान आपको मिल रहा है लोगों से, ये मान सम्मान और प्यार कमाने में हाँ जी। आपके व्यक्तित्व के क्या ऐसे गुण रहे जिनसे आपको लगता है कि इनकी वजह से ये मुझे मिला है? व्यक्तित्व के गुण पूछ रहा हूं सर। सर
मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे व्यक्तित्व के गुण रहे हैं। मेरा ये है कि मेरे को विद्यार्थी इतने अच्छे मिले हैं कि मैंने जैसा उनको कहा है वैसे ही चले हैं और वो सफल हुए हैं, और सफल होने के बाद वो थोड़ा बहुत अंश मेरा हमेशा मानते हैं। ये हमारे विद्यार्थियों का बड़पन है सर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बात है, ये भी बढ़िया है। कामयाबी का श्रेय हमेशा दूसरों को, तो ये भी मैंने आपसे सीख लिया आज। क्या बात है। भक्त सर की जो डांट सहन कर गया, समझो उसके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इनके बताए रास्ते पर चलना है। क्या बात है। तमाम लोग आपसे लगातार जुड़ रहे हैं सर। दिवाकर साहू जी लिख रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाले, वह हर नेगेटिविटी से दूर करने वाले, सही मार्ग दिखाने वाले हैं सर। क्या बात है। शीतल वर्मा जी, हाँ जी सर, यही बात है, सिलेबस में प्रॉब्लम रहती है। सुधीर रस्तोगी मैम, जय हिंद। आकांक्षु सर, जय हिंद। उससे सर मेरा एक सवाल और भी है आपसे, कि जब हम तैयारी करते हैं और हाँ जी, हम फेल हो गए, नहीं क्लियर कर पाए अब की बार, तो उस दौरान जो मानसिक अवसाद होता है, जो नेगेटिविटी मन में आती है, जो डिप्रेशन कह लो या हौसला टूटता है बच्चे का, उस समय अपने आप को बच्चा बिल्कुल सर। रखे, संगठित कैसे रखे, बच्चा अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखे? सर कुल मिला के ये बात है कि मैं अगर नकारात्मक सोच की जब भी बात करते हैं कि विद्यार्थियों में असफल होने के बाद लगातार नकारात्मक सोच आते हैं, तो हमारी एक माउंट एवरेस्टियन रही है विकलांग छात्रा है अंतिमा सिन्हा, जो कहे कि इनको एक ट्रेन से फेंक दिया गया था, और ट्रेन से फेंकने के बाद ये प्लेयर रही थी, प्रसिद्ध खिलाड़ी रही थी, और इनकी टांगे काटनी पड़ी थी। और टांगे काटने के बाद इन्होंने अपने सामने एक लक्ष्य रखा कि मेरे को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह करना है, और आज वो सभी के लिए आदर्श बनी हुई है। तो कभी भी विद्यार्थी को जब भी असफल हो, तो अपने को ये मानना चाहिए कि ये असफलता भी मुझे कुछ अच्छा करने के लिए मिली है, तो उसे वहां निराश ना हो विद्यार्थी, उसे आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे मैं एक मेरे विद्यार्थी का उदाहरण देना चाहूंगा सर। यहाँ अभी 28 मई को रिजल्ट आया है 2020 को, 3-4 दिन पहले ही, संस्कृत शिक्षा सेकंड ग्रेड का, जिसमें 4th रैंक प्राप्त की है। इससे पहले 11 फरवरी 2020 को माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक गणित का रिजल्ट आया था, जिसमें राजस्थान टॉपर वो विद्यार्थी रहा है। उस विद्यार्थी का नाम है हनीश बंसल, और वो विद्यार्थी पिछली जो भर्ती थी उसमें सिलेक्ट भी नहीं हो पाया था। अच्छा। पिछली भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाया, इस बार नंबर 1 बना है। तो वो जैसे सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो मेरे पास आया, और आके कम से कम वो आधे घंटे बैठा रहा। रोने की स्थिति थी उसकी कि सर मैं क्या करूं, मैं तो डूब गया, ये हो गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हल्की कमजोर थी विद्यार्थी की, और ये चिंता भी रहती है बेरोजगार को। तो मैंने उसको कहा कि कोई भी कारण नहीं, ये अब की बार अगर तेरा सिलेक्शन होता तो तू 500-700 रैंक प्राप्त करता, डिस्ट्रिक्ट से बाहर तेरे को जाना पड़ता। ये ईश्वर ने अच्छा किया है तेरे साथ, तू आज ही तैयारी से जुट। अपने सिलेबस बनाते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य लेते हैं, और अपने टॉप करके और अपने घर के नजदीक पोस्टिंग लेंगे। ये हमारे लिए पॉजिटिव पक्ष है, नेगेटिव मत सोच इस पे। और उसने उसी को फॉलो किया और आज टॉपर है। क्या बात है, क्या बात है। उपेंद्र सर, जैसा आपने ये अनुभव बताया, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। सुनील कुमार जी, विजय कटारिया जी, ताराचंद सुथार साहब, इंदर सिंह भाटी जी, गुड मॉर्निंग सर। कांता कौर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, एसकेडी यूनिवर्सिटी, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र सर, अपने शिक्षण काल की कोई ऐसी घटना याद पड़ रही है जब आपने किसी बच्चे में ड्रास्टिक चेंज देखा हो, जब आपको ऐसा लगा हो कि यार इस बच्चे ने तो कमाल कर दिया, मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था, ऐसा कोई भी ऐसी यादगार घटना? हाँ सर, एक है जी, और उसकी लर्निंग बताइएगा उसकी हमें। हाँ, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बताना चाहूंगा सर। मेरा एक ईश्वर की एक कृपा है हल्की सी, कि मैं बहुत जल्दी जज कर लेता हूँ विद्यार्थी को। और एक ऐसा विद्यार्थी भी मेरे पास आया जिसने 9 साल से वो पढ़ाई छोड़ रखी थी, और पढ़ाई से बिल्कुल डिस्कनेक्ट था। और जब वो कक्षा में आया तो उसे क्या है कि पूरी तरह से लिखना भी नहीं आ रहा था सही तरीके से, मतलब इतना ज्यादा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। और उसके क्या है कि हमारे जैसे मेरा सिस्टम ये है कि हम वीकली टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट में मैं प्रोग्रेस प्रत्येक विद्यार्थी की चेक करता हूँ, और चेक करके मैं बता देता हूँ कि कौन से की क्या स्थिति है। क्या बात है। तो मैंने उस विद्यार्थी के बारे में अपना 2 टेस्ट के बाद में वक्तव्य दिया कि इस विद्यार्थी का इस भर्ती में चयन नहीं होगा। अच्छा। और हाँ ठीक है कि अगर हम रेगुलर रहेंगे तो नेक्स्ट भर्ती में जरूर हम इसके लिए प्रयास कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे नॉन थे, उनके अभिभावक थे, वो पूछ रहे थे। तो मैंने, क्योंकि मैं सीधा सा स्पष्ट सा बोलता हूँ
भी जी जो भी है मेरे को लगता है चयन होगा तो मैं बता देता हूँ, बाई चांस किंतु परंतु लगता है तो मैं सीधा बोल देता हूँ। फिर उस विद्यार्थी ने जी क्या कि लगातार मेहनत स्टार्ट की, अगले टेस्ट में थोड़ा सा अप हुआ, फिर और अप हुआ, 5-6 टेस्ट आते आते ये जी स्थिति हो गई कि मुझे जाकर उनको कहना पड़ा कि मेरे जो वक्तव्य है उसको ये 100% गलत सिद्ध करेगा और गलत सिद्ध करेगा, और इसकी सबसे ज्यादा मेरे को खुशी होगी। और आज वो क्या है कि व्याख्याता इतिहास के पद पर है, बिल्कुल घर से 10 किलोमीटर दूर है, और उन्होंने मेरे वक्तव्य को पूरी 100% गलत सिद्ध किया था, एकमात्र विद्यार्थी है। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ऐसे विद्यार्थी मेरे को बार बार मिले जिन पे मैं नकारात्मक बात कहूं और वो उसको सकारात्मक करके दिखा दे। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। सर मदन कुमार जी का एक सवाल है, हिस्ट्री के लिए, लेक्चरर हिस्ट्री के लिए स्टडी मटेरियल के बारे में जानकारी प्रदान करें सर। ई हिस्ट्री की कुछ ऑथेंटिक बुक्स भी बताएं। हेलो सर, आवाज आ पा रही है मेरी? आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं देखिए सर ये कहूंगा कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री पे प्रॉपर सिलेक्टिव मटेरियल ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ी कहानी है। बहुत सी बुक्स मार्केट में सैकड़ों बुक्स मिलती हैं, दिग्भ्रमित होते हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट, उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पहले मैं बात मेरी पूरी करूं उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है उग्रसेन त्याग नाम से, उस पे मैंने पूरा स्टडी मटेरियल डाल रखा है कि फर्स्ट ग्रेड की कैसे तैयारी करें, नेट जेआरएफ की कैसे करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए कैसे करें, और उनकी कौन कौन सी बुक्स पढ़े, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा डिटेल में है, सारी चीजें बताई गई है, कौन सी में अच्छाई है कौन सी में बुराई है। यहाँ भी विद्यार्थी पूछना चाह रहे हैं तो मैं सीधा बताऊंगा और ये संक्षेप में बताऊंगा कि आप तो एक तो एस के पांडे की प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की इजी लैंग्वेज में बुक्स आती हैं, वो जरूर पढ़ें। एक हमारे ही साथी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जोधपुर के पप्पू सिंह प्रजापत जी, उनकी प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही अच्छी बुक उन्होंने लिखी है, बहुत ही अच्छा अध्ययन करके लिखी है, और उससे ये 2 साल पहले ही बुक आई है। इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहे प्राचीन भारत के, उसे अध्ययन करें। मध्यकालीन जो भारत है इसमें आप हरिश्चंद्र वर्मा के 2 वॉल्यूम हैं, अलग अलग वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, वो अध्ययन करें। और थर्ड, अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के RL शुक्ल है, उसे आप अध्ययन कर सकते हैं। एक शेखर बंदोपाध्याय की बुक आती है प्लासी से विभाजन तक, वो अवश्य पढ़े। पर सबसे पहले देखिए, विद्यार्थी को जहां भी तैयारी स्टार्ट करनी होती है, विद्यार्थी गलती कहां करते हैं? गलती ये रहती है कि जब भी हम तैयारी प्रारंभ करते हैं, हम क्या है कि पहले बड़ी बड़ी बुक्स के पीछे चले जाते हैं। आप स्टडी स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। कक्षा 6 से 10 की सामाजिक की बुक ले, उसमें इतिहास का जो पोर्शन है वो पढ़े। कक्षा 11 में विश्व इतिहास है, कक्षा 12 में पूरा भारतीय इतिहास दिया गया है, उसे अध्ययन करें। यानी कक्षा 6 से 10 की सामाजिक में इतिहास का पोर्शन, कक्षा 11 व 12 की इतिहास की पुस्तक, उसके बाद एस के पांडे की पुस्तक पढ़ें जो नोट्स टाइप में इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। फिर जो मैंने ये बताई है, पप्पू सिंह प्रजापत, हरिश्चंद्र वर्मा, राम लखन शुक्ल, शेखर बंदोपाध्याय, इनको पढ़ा जा सकता है। अगर इतना मटेरियल पढ़ लेते हैं तो आपको टॉप बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी भी असिस्टेंट प्रोफेसर में 12वीं रैंक थी सर अभी इसमें, तो आपको टॉप बनने से कोई नहीं रोक सकता किसी भी सूट में। और यहाँ क्या है कि विद्यार्थियों को एक और सुझाव मैं देना चाहूंगा, वो सुझाव मेरा ये रहेगा कि विद्यार्थी क्या करते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं, स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा ले लेते हैं, एक किताब को पढ़ा, फिर दूसरी को पढ़ा, फिर तीसरी को पढ़ा, इस तरह से। इसके बजाय आप एक किताब 10 किताब पढ़ने के बजाय आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। क्या बात है। तो जब आप एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे, कोई भी कारण नहीं है कि आप सफल ना हो। क्या बड़ी बात है। आप यकीन जानिए हुसैन सर, जिस तरह का मार्गदर्शन, जिस तरह का गाइडेंस आपने दिया है, अगर कोई विद्यार्थी अपने जीवन में उतार ले तो यकीन जानिए मुझे भी महसूस हो रहा है, उसे कामयाब होने से तो कोई नहीं रोक सकता। आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी हुसैन सर, कि हमारा विद्यार्थी जो है ना वो पहाड़ उठा रहा है, पहाड़, जबकि उसे संजीवनी पहचान सीखना चाहिए कि संजीवनी कैसे मिलती है। अगर वो उतनी मेहनत संजीवनी पे लगा दे तो शायद वो कितने ही लोगों की जान बचा ले, मतलब अपने परिवार का करियर बना ले, अपना करियर बना ले। आप क्या कहना चाहते हैं? सर निश्चित ही क्या कि सिलेक्टेड मैटर पे तो मैंने बात कर ही ली है कि पहाड़ बहुत ज्यादा
बातों पे, चीजों पे बात नहीं करनी चाहिए। आपने यही कहा है, शायद मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। यही कहा है सर, यही कहा है। हाँ, तो जैसे क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं करना है, हमें एक ही चीज को बार बार पढ़ना है और एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे। देखिए एक उदाहरण छोटा सा मैं यहाँ देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी किसान है या कोई भी विद्यार्थी है या कोई भी मानव है, उसे क्या है कि जमीन में से पानी निकालना है। उसका लक्ष्य क्या है कि जी जैसे हमें पद प्राप्त करना है वैसे ही पानी निकालना है। भी वो एक जमीन को 10 फुट खोदता है, फिर वहां पानी नहीं मिलता, दूसरी जगह 10 फीट खोदता है, तीसरी जगह 10 फीट खोदता है, चौथी जगह 10 फीट खोदता है, उसे पानी नहीं मिलता। अगर वो एक जगह ही 40 फीट खोदता तो निश्चित ही उसे पानी मिलता। तो यही मेरा रहता है विद्यार्थियों को कि स्टडी मटेरियल को ऐसे पढ़े, बार बार पढ़े, पहले तो सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने में सफल अभ्यर्थियों और जो अनुभवी साथी लोग हैं प्रतियोगी परीक्षा की, उनकी मदद लें। उनकी मदद के बाद पूर्ण विश्वास करें उस मैटर पे और उसका अध्ययन करें। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अवश्य पढ़ने चाहिए। जो भी अपने प्रतियोगी परीक्षा दे रही है, पहले के पेपर्स बाजार में अवेलेबल है। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स अगर जानना चाहे तो अरिहंत प्रकाशन के पीसीएस के, जैसे झारखंड यूपीपीएस, बीआरपीएस, आरपीएससी, आईएएस, सभी के नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आते हैं। उन्हें आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। एक थोड़ा सा और बताना चाहूंगा सर, थोड़ा सा आगे जाके, कि सर। पढ़ना किस तरह से चाहिए विद्यार्थी को। हम्म। पढ़ने के लिए आप क्या करें, कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 1857 की क्रांति प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपके पास पहले से होने चाहिए। आप सरसरी तौर पर बहुत जल्दी में पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर पढ़ दो 1857 की क्रांति के स्पीड से। याद नहीं करना है आपको, केवल आपको ये आइडिया लेना है कि 1857 की क्रांति के टॉपिक से इस प्रकार के अलग अलग कंपटीशन में पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप उस टॉपिक का गहन अध्ययन करें जो आपके पास स्टडी मटेरियल है। और जब आप उस टॉपिक का गहन अध्ययन कर लेंगे, फिर वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का आप गहन अध्ययन करें, तो इससे आपको पता चलेगा कि मैंने टॉपिक में ये पढ़ा और ये यहाँ से यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका पढ़ने का तरीका, आपकी एनर्जी लेवल बड़ी डबल हो जाएगी कि आपको क्या लगेगा बात, कि मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूँ। ये क्या हमें पता बात। चलना चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल सही सियाग सर, बहुत अच्छे टिप्स हैं आपके, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं आपके। मैं अतुल वर्मा जी का एक सवाल ले रहा हूं सर, उससे पहले कुछ नाम पढ़ दूं। रामचंद्र सियाग जी, राम राम सियाग सर। अनु कामरा जी, गुड मॉर्निंग सर। मदन कुमार जी कह रहे हैं एक अच्छे शिक्षक का यही गुण है कि वे अपने विद्यार्थियों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, इसी के आधार पर उनके बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। सत्यनारायण राम जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अक्षय शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। मुकेश गोतारा जी, गुड मॉर्निंग सर। तमाम लोग आप तक गुड मॉर्निंग। राजेश कासवान जी, अक्षय शर्मा जी और किरण, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, अरुण अग्रवाल। सर अतुल वर्मा जी का सवाल ये है हाँ कि जी। सर पीएचडी स्कॉलर्स को कृपया गाइड करें कि हम कैसे अपने वर्क को बेस्ट बना सकते हैं या डिग्री कॉलेज में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, ये उनका सवाल है। अब क्या आप इसको स्पष्ट करिएगा क्या है। किनका है सर, थोड़ा रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन। अतुल वर्मा जी का सवाल है हाँ कि जी, मैंने अतुल वर्मा जी। पीएचडी की हुई है, हाँ पीएचडी जी। की हुई है, हाँ आप जी। मुझे थोड़ा गाइड करें कि मैं आपको काम को बेहतर कैसे बनाऊं या मैं डिग्री कॉलेज में करियर कैसे बनाऊं अपना। मैं अतुल वर्मा जी को सबसे पहले तो यही सुझाव देना चाहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी भर्ती आ रही है, इसी मंथ में विज्ञप्ति आ सकती है, नहीं नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी 100%। इसमें 940 पद तो स्वीकृत हो चुके हैं और ऐसी प्रक्रिया चल रही है हमारी विभागीय प्रक्रिया कि ये 1500 के आसपास होने की संभावना है। जी आप सबसे पहला तो ये है कि आप पीएचडी है, नेट है या नहीं है, आपने क्लियर नहीं किया है तो आप नेट का एग्जाम दें, अगर नहीं है तो, क्योंकि नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक साथ तैयारी हो जाएगी, तो जी आप इस ओर बढ़े। ठीक है। दूसरा, आप डिग्री कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित ये है कि आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए सर। हमें सब्जेक्ट का एक अच्छा विद्यार्थी बनना है और जब हम एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, हमें सब्जेक्ट का धीरे धीरे ज्ञान होगा तो निश्चित ही कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका सब्जेक्ट भी मुझे पता नहीं है आपका, पर कोई भी जी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं होता। हम इतने आगे चले जाते हैं कि उस क्षेत्र में हम स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और लोग भी हमसे सुझाव मांगते हैं। निश्चित ही हमें अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत है वो लोगों को दिख रही है, लोगों के सामने आ रही है। मेहनत हम हमारे सफल होने के लिए कर रहे हैं, पर लोग उसे महत्व दे रहे हैं। वो हमारे साथियों का, हमारे विद्यार्थियों का और हमारे मित्रों का, हमारे रिश्तेदारों का, उनका बड़पन है कि वो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित स्पेशलिस्ट बनने का प्रयास करें, इधर उधर ज्यादा चीजों में ना भटके, अपने सब्जेक्ट को सॉलिड करें और ये तैयारी भी कर सकते हैं, भर्तियां आ रही है।
क्या बात है। हाँ जी। उपचंदर यूवी सारस्वत जी लिख रहे हैं, कठिन परिश्रम, मेहनत, लगन एवं दृढ़ निश्चय। भगवान जी लिख रहे हैं, सर समय समय पर हर छात्र को डोज देते रहते हैं, वो हर छात्र के लिए बहुत मायने रखता है। क्या बात है। शीतल वर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताइए सर आपने कि बार बार एक ही बुक को रिव्यू करना जरूरी है। गुड मॉर्निंग सर। संदीप कुमार बीएससी बीए सेकंड ईयर। कमल रतन जी, करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। उपचंद सर, एक मन में सवाल आ रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। हाँ जी। किसी विषय का जानकार होना और उस विषय को सिखा पाना, इन दोनों में अंतर मानते हैं आप या नहीं? और अगर मानते हैं तो मुझे ये विषय का बताइए। जानकार होना और आगे दूसरा क्या क्या है सर वाक्य आपने? विषय का जानकार होना जानकार आगे? होना और उस विषय को किसी को सिखा पाना, यानी हाँ जी, टीचर होना। बिल्कुल क्या बिल्कुल। हर जानकार को आप टीचर मानते हैं कि जिसे सब्जेक्ट आता है वो टीचर भी हो गया, ऐसा है क्या? और अगर नहीं है तो क्या गुण होने चाहिए? टीचर में पूछ रहा हूं अब मैं स्टूडेंट में नहीं पूछ रहा हूं, टीचर में क्या सर, गुण होने चाहिए? हाँ सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, शानदार क्वेश्चन है जी कि सर, हम देखते थैंक यू। हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि वास्तविक जो जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे सामने होता है वो उसे ही हम सभी नोट करते हैं कि एक अच्छा सब्जेक्ट का ज्ञाता अच्छा टीचर हो जरूरी नहीं है। अच्छा टीचर होने के लिए उसके पास जो ज्ञान है उसका प्रस्तुतिकरण और उसकी समझ है वो दूसरों के साथ शेयर करने की शक्ति होनी चाहिए। हमारा प्रस्तुतिकरण और जो हमारे ज्ञान या हमारे सब्जेक्ट की जो समझ है, अगर हम प्रॉपर रूप से दूसरे के सामने रख पा रहे हैं तो ही हम अच्छे टीचर हैं। अगर हम अच्छे सब्जेक्ट के ज्ञाता है और रख नहीं पा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि लोग हमें अच्छा माने, पर अच्छा प्रस्तुतिकरण होना अति आवश्यक है। एक शिक्षक को चाहिए कि वो लगातार अध्ययन करे और लगातार अध्ययन करने के साथ में, जैसे अमर जी मैं आपके वीडियोज देखता हूँ जी कि सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप बातें करें, अगर आप में नहीं है तो आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। आजकल मल्टीमीडिया का जमाना है, बहुत जी सी जी जी। चीजें मिलती है हमें, कहीं से भी ग्रहण करके उसे आप अपनी जो अंदर का ज्ञान है उसे बाहर निकालने का प्रयास करें। अच्छा प्रस्तुतिकरण देने वाला, अच्छी समझ रखने वाला ही अच्छा टीचर हो सकता है। अच्छा ज्ञान रखने वाला टीचर हो जरूरी नहीं है सर। क्या बात की आपने। एक एक चीज और पूछना चाह रहा हूं सर, बच्चे को टीचर से केवल नॉलेज चाहिए या हौसला जो शब्द है इस पे आपका क्या सोचना है? हौसला, टीचर को लगता है कि मैं पढ़ा दूंगा ये सीख लेगा, दरअसल वो हौसला कितना जरूरी है बच्चे में भरना, या टीचर का मोटिवेटर होना कितना अच्छा जरूरी है? सर सबसे बड़ी आवश्यकता है, जैसे मनोविज्ञान में पढ़ते हैं हम अभिप्रेरणा, जी कि ये एक बीएफ स्किनर हुए हैं मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है जी। कि अभिप्रेरणा है वो सीखने का राजमार्ग है। राजमार्ग, अरे अभिप्रेरणा या सीखने का राजमार्ग है। देखिए हम सीखेंगे तभी जब हम प्रेरित होंगे। एक क्या बात। प्रेरक का योगदान बहुत बड़ा रहता है सर, क्योंकि स्टडी मटेरियल या हम ज्ञान की बात करें या हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा या अन्य कोई विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं और परीक्षाएं हैं, उनके जी बारे में बहुत सी बुक्स, बहुत सा मैटर अवेलेबल होता है। परंतु एक प्रेरक अगर हमारे साथ में हो, सही रास्ता दिखाने वाला हो, सही मार्गदर्शन करने वाला हो, तो उससे जी। बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वो एनर्जी लेवल को बनाए रखकर उसका सदुपयोग करवाने वाला हमारा मार्गदर्शक और प्रेरक ही हो सकता है सर। क्या बात है, क्या बात है सियाग सर। सुभाष शर्मा जी कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, इस पर बेहतरीन विचार दिए हैं आपने सर जी। सुभाष शर्मा जी लिख रहे हैं। विनोद गहलोत जी ग्रेट लिख रहे हैं। सचिन कुमार कक्कड़ साहब लिख रहे हैं एक्सीलेंट सर। पीली बंगा गांव या शहर? देवकरण जाखड़ जी पूछ रहे हैं। नितिन बंसल अग्रवाल जी, तमाम लोग, संदीप संधू जी, देवकरण जाखड़ जी, सियाग जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप पीली बंगा के रहने वाले हैं सर, है हाँ, ना? हाँ, वर्तमान में मैं पीलीभीत में निवास कर रहा हूँ सर, पिछले 6 साल से। वैसे पीलीभीत तहसील में एक मेरा छोटा सा गांव है मानकतेड़ी, वहां का रहने वाला हूँ। जी, हाँ जी। क्या बात है। उगसेन जी पूरी पीली बंगा का नाम रोशन किया है। अक्षय शर्मा जी ऐसा लिख रहे हैं आपके लिए। लास्ट सवाल मेरा सियाग सर, आप कोई भी मैसेज, जो आप मैसेज देना चाह रहे हो, अगला 1 मिनट आपका है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पढ़ने वालों को, उनके पेरेंट्स को, या इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, जिसको भी आप देना चाहें? देखिए सभी को मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा सर, इस पे एक एक पे आता हूँ। पहली बात स्टूडेंट्स पे मैं करता हूँ कि जी स्टूडेंट को क्या चाहिए। स्टूडेंट का जैसे मैंने बीच में जिक्र किया कि हमेशा अपने माता पिता ने कुछ किस खून पसीने से कमाई करके हमें इस ओर बढ़ा रहे हैं कि हम एक योग्य नागरिक बने,
उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। कभी असफलता भी हाथ लगती भी है, तो उससे कभी निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा ही अंधेरे के बाद उजाला होने वाला होता है, ये मान के क्या बात, चलिए। क्या बात। सेकंड, मैं अभिभावकों से बात करना चाहूंगा कि अभिभावक जो चाहे कि अपने एकेडमिक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उन पे एक हल्का सा मानसिक दबाव रहता है कि हम मार्क्स कितने लाएं, हम सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा। तो अभिभावकों को हमेशा ही अपने जो संतान है, अपने जो बच्चे हैं, उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए। और क्या एक बात। अभिभावक हमेशा ये कहते रहे कि बाई चांस बेटा बेटी तेरा अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपने और कुछ करेंगे। यानी हमेशा उसको लगना चाहिए कि मेरा नहीं होगा तो मेरी कोई जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है। क्या बात। तो हमें इसे सकारात्मक रूप से प्रेरित करें। नेक्स्ट, मैं महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय के बारे में बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, शैक्षणिक क्षेत्र में हमारा नाम किया है। हमें बड़े गर्व होता है कि एसकेडी यूनिवर्सिटी हमारी है। हमारे पास बहुत से फोन आते हैं और साथियों, अरे वाह। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत से साथी आपके यहाँ से पीएचडी भी कर रहे हैं। तो अच्छा। हाँ हाँ, उनके क्या क्या हमारे एक ग्रुप्स हैं पूरे राजस्थान में, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं। जी। तो टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो सजेशन लेते हैं। तो सजेशन जब हनुमानगढ़ का आता है तो बड़ा, आप जैसे साथियों का यह है कि मुझे पूछते हैं कि आपके वहां है कैसी है, तो मैं कहता हूँ निश्चित ही आप एक बार चक्कर लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसा है, वहां के लोगों से मिलिए। आपने क्या बात। सकारात्मक माहौल फैलाया है शैक्षणिक क्षेत्र में, बिल्कुल निश्चित ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सियाग सर। एक बात तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, आपने केवल इतिहास पढ़ा नहीं है, आप केवल इतिहास पढ़ाते नहीं हैं, आप इतिहास रच भी रहे हैं हनुमानगढ़ क्षेत्र में, लोगों को रोजगार दिलाकर, रोजों को गाइड करके, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर कर। बहुत चुनिंदा लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इतिहास पढ़ नहीं रहे, इतिहास रच भी रहे हैं, आप उनमें से हैं सर। कुमार कोविद सर ने भी एक लाइन लिखी है, जो लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं वो इतिहास दोहराने में बर्बाद होते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद बहुत सर। आपके टिप्स बड़े प्रैक्टिकल हैं सर, आपके टिप्स बड़े प्रैक्टिकल हैं। आई एम हाईली इंप्रेस्ड विद दोज टिप्स जो आपने दिए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विजय कटारिया सर, थैंक्स एसकेडी यूनिवर्सिटी एंड सियाग सर, माय बिग बी। सचिन कुमार कक्कर साहब, वेल सेड अबाउट एसकेडी यूनिवर्सिटी, थैंक यू सर। कमल रतन जी सर ने हमेशा ही हमें उचित दिशा मार्गदर्शन दिया, क्या बात है। इंदर सेन सियाग सर, क्या बात है। हमारे गांव मानक खेड़ी के कोहिनूर है नरेश साई जी, क्या बात है। सुखमंदर धारीवाल जी, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है सुखविंदर सर। मदन कुमार सर, अमर जी, आपका चेहरा उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के निर्मल जी से गहलोत से मिलती है, क्या बोले जानते हैं सर। मैं जानता तो नहीं हूं, पर मेरी बड़ी इच्छा रहेगी, अगर ऐसी बात है तो मैं जानना जरूर चाहूंगा, मिलना जरूर चाहूंगा, आप मिलवाइएगा मुझे उनसे। फिरोज बोडला सरपंच, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरपंच साहब, आ जाइएगा। दोस्तों ये थे हमारे साथ उग्रसेन सिहाग सर, जिन्होंने इतनी व्यवहारिक और प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, जीवन में कामयाब होने के लिए, सकारात्मकता बनाए रखने के लिए। मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब एक ऐसी शख्सियत से दोस्तों मैं आपको मिला रहा हूं जो पूरे राजस्थान के लिए पूरे हिंदुस्तान का लाडला है। वो एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिला रहा हूं जिसने बहादुरा जैसी एक छोटी जगह से लेकर मुंबई तक का सफर तय किया अपनी मेहनत और हुनर के दम पर। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिला रहा हूं जो 2017 में भारत का जो पहला वेब रियलिटी शो आया था, द वॉर ऑफ टैलेंट, उसमें राजस्थान से सिलेक्ट होने वाली एकमात्र शख्सियत। जी बिल्कुल मेरी मुराद है, भादरा के लाडले नहीं, राजस्थान के लाडले नहीं, हिंदुस्तान के लाडले ललित कौशिक लाडला से। नमस्कार सर, नमस्कार। ललित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ललित भाई, लाडला शब्द, आइए, स्वागत है तमाम आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ जी सर, मैं भी अपना परिचय 2 लाइनों में देता हूँ सर, कि जब कोई अफसर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे तबादला कहते हैं। जब कोई अफसर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे तबादला कहते हैं। और एसकेडी के इस शख्सियत कार्यक्रम में ये जो नमूना हाजिर हुआ है, इसे प्यार से सभी ललित कौशिक लाडला कहते हैं। तो नमस्कार तमाम। क्या बात है सर। ललित भाई, लाडला शब्द आपने लगाया
लाडला आपने लगाया, किसी ने नाम दिया आपको ये लाडला? नहीं सर, ये मैंने खुद नहीं लगाया था। मैं कोई प्रोग्राम में जब जाता था तो सब अपने अपने मतलब अलग अलग प्रोग्रामों में जाता तो अपने इंट्रो में सब कोई लाइनें लेके आता था तैयार करके। तो 2015 में मैं भी कोई प्रोग्राम में जा रहा था तो मैंने ये लाइन सोची थी और ललित कौशिक लाडला मैंने लगाना शुरू कर लिया फेसबुक आईडी पे जितने भी मेरे लाइव प्रोग्राम हुए। और उसके बाद अभी तमाम भादरा की जनता या मेरे आसपास मेरे जानने वाले मेरे चाहने वाले मुझे सभी अब लाडले के नाम से जानते हैं। और मुझे खुशी है कि ये नाम मुझे आप किसी एक ने बात दिया। नोटिस कर रहे हो ललित भाई? हाँ जी सर। क्या आप इसे बोलते हैं आत्मनिर्भर होना? मोदी जी की जो आत्मनिर्भर वाला नियम है वो आप ही अपना रहे हो कि भाई नाम खुद ही लेंगे हम। क्या बात है, वेरी गुड। हाँ जी सर। आपसे मुझे एक मोटिवेशन मिला ललित भाई कि नाम तो खुद ही बनाना पड़ता है। ये आपने बड़ी बड़ी नोटिस करें। ललित कौशिक लाडला। हाँ जी सर। तो ललित कौशिक लाडला जी, मुझे ये बताइएगा, आप क्षेत्र में आना कैसे? क्या बचपन से सोचते थे कॉमेडी करूंगा, एक्टिंग करूंगा, ग्लैमर की दुनिया में जाऊंगा? घटी? हाँ सर, बचपन से स्कूल टाइम से ही मेरा एक सपना था या जो भी था कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है या टीवी लाइन में जाना है, एक्टिंग लाइन में जाना है। बचपन से एक सपना था, उसी सपने को साथ में संजो के चला। तो लगभग 5वीं 6वीं क्लास में मैं स्टेज पे आना शुरू हो गया था सर। उसके बाद धीरे 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 करते करते और भगवान ने इतना बड़ा मंच भी दिया और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि एसकेडी यूनिवर्सिटी के इतने बड़े प्रोग्राम शख्सियत जिसके अंदर मुरारी लाल जी पारिक आए हों, जिसमें ख्याली जी सारण आए हों, जिसमें पूरे भारत के जाने माने कवि शंभुजी शिखर आए हों, चेतन भाई भी कल आए। मतलब उनकी इस कड़ी के अंदर मैं इतना बड़ा कोई कलाकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपका ये जो सौभाग्य प्राप्त हो, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ एसकेडी यूनिवर्सिटी के शख्सियत प्रोग्राम का, तो इस लॉकडाउन के चलते हम जैसे कलाकारों को मौका मिला सबसे रूबरू होने का। ललित भाई, मैं 1 महीने से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बल्कि 40 दिन हो गए हैं लगभग, और मैंने शख्सियतों से सीखा ही है, जो ये कह दे हाथ जोड़ के कि मैं बड़ा कलाकार नहीं हूँ, समझ जाओ वही सबसे बड़ा कलाकार है। और जो ये कहे कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, वो समझो कुछ भी नहीं, ना वो कला है ना वो कार है, वो कला को आकार ही नहीं दे पाया। ललित भाई, पहला अनुभव कैसा रहा? क्या घर वालों से भी सपोर्ट मिला इस फील्ड में आने के लिए, या कुछ चुनौतियां भी झेली, कुछ समस्याएं भी झेली? क्या रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? चुनौतियां तो हर कदम पे मिली सर, अभी भी मिल ही रही हैं, स्ट्रगल चल ही रहा है। लेकिन घर वाले इस फील्ड में सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सभी घर वाले यही सोचते कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ सरकारी नौकरी में जाए या कोई गवर्नमेंट सर्विस लगे, नाम रोशन करे। तो सब घर वालों की यही सोच होती थी और मेरे घर वालों की भी सोच कुछ ऐसी थी कि मैं भी पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी में जाऊं, जॉब में जाऊं। उनका भी जायज है सोचना, कहना, मानना। लेकिन जिंदगी में जब मैं पहली बार कोई ऑडिशन देके आया था सर 2013 में, मैं गया था ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, सोनी टीवी पे एक शो आता था सर, उसके ऑडिशन के लिए 2013 में जब गया था तो घर पे झूठ बोल के गया था। और मेरे बचपन का एक मित्र है सर जिसका नाम विकास है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, उसने मेरे को बोला कि यार तू चल हमारे साथ। और हुआ ये था कि मेरी जिंदगी का वो पहला ऑडिशन था सर, क्योंकि जितने भी कॉलेज में लाइव स्कूलों में मैंने प्रोग्राम किए तो स्टेज से उतरने के बाद लोगों के जो आर्ग्यूमेंट होते थे कि यार ललित भाई तुम्हारी आवाज में दम है, तुम अच्छा करते हो, तुम बोलते अच्छा हो, तुम ट्राई करो यार, तुम जाओ, तो मेरे को हौसला मिलता था। और मैं जब 2013 में सर रियल बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से सारे दर्शकों को, कि जब इतने प्रोग्राम मैंने 5, 6, 7 साल में किए थे कॉलेजों के, उसके बाद जब मैं दिल्ली गया था, कसम से बता रहा हूँ सर मेरी जबान नहीं निकल पाई थी, मैं पैर मेरे कांपने लगे थे सर बुरी तरह, जो मुझे बोलना था वो मैं भूल गया था वहां पर। और मतलब मैं सर कुछ भी नहीं कर पाया वहां पर। मतलब उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता इस फील्ड में, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं जीरो हूँ। भादरा जैसे छोटे शहर में स्टेज पे बोलने से ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बन गया कि मैं दिल्ली जाऊं और बड़े बड़े जजेस के सामने परफॉर्म कर पाऊं। उस दिन मैंने ये चीज सीखी थी कि सर अभी मुझे कुछ और निखार लाना है, मुझे और मेहनत करनी है। उसके बाद सर मैंने फिर मेहनत की, कड़ी मेहनत की। फिर 2015 में सर मैं गया था चाय पे चुटकुले, सब टीवी पे एक प्रोग्राम आया था सर, उसके मैं ऑडिशन में 2nd राउंड तक पहुंचा था सर, वहां पे भी मैं बाहर हो गया था सर। उसके बाद सर 2016 में शादी हो गई सर, उसके बाद फिर इस फील्ड से मैं बिल्कुल अलग हो गया सर। अच्छा ललित भाई, एक बात के लिए तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, 2 बातों के लिए कर दूं। इसी आपने जो स्टेटमेंट दिया, आपने अपने दोस्त का नाम लिया, विकास नाम है उनका,
मैं कई बार देखता हूँ लोग कई बार बोल तो देते हैं मेरा एक दोस्त है और उसका नाम कभी नहीं लेते वो, तो आई नहीं मस्ट सर, अप्रिशिएट यू फॉर दिस थिंग कि आपने उसका नाम भी लिया। और मेरे पास सर पैसे नहीं थे, मेरे पास रियल है सर। उस टाइम उसी ने किराया भी भरा था, विकास स्वामी, अगर वो लाइव देख रहा होगा तो सुनेगा भी। विकास स्वामी मेरा जो दोस्त था, उसने मेरा किराया दिया था, दिल्ली उसने मुझे रखा था, और 2 से 3 दिन में रहना भी पड़ा था, और उसके बावजूद मैं कुछ कर नहीं पाया। हमें निराशा इस बात की थी कि मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसको खुशी इस बात की थी कि तू यहाँ तक आया तो सही। मतलब अरे वाह, क्या इतनी लंबी लाइन क्या में लगा क्या करके। बात है, क्या बात। अभी मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था ललित भाई, तो हाँ जी, एफबी लाइव आना था कुछ लोगों को जो आज तक एफबी लाइव नहीं आए हैं। अब उनका कहना ये, एफबी लाइव जब वो आए, अरे बोले सर अच्छा नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ, मैं कर नहीं पाया, तो उनसे एक बात कह रहा था कि मुझे एक बात बताओ, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अब वो इस बात की खुशी मनाए कि बच्चा पैदा हो गया, या इस बात का रोना रोए कि अभी चलना नहीं सीखा? अरे तो बच्चा पैदा हो गया, वो 6 महीने में 8 महीने में चलना चलना भी भी सीख सीखेगा। जाएगा, सही बात लेकिन है उसी सर, का बच्चा चलना सीखेगा जिसका बच्चा पैदा हो गया हो। सही जिनके बात, बच्चे पैदा ही नहीं हुए उनके चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। सही बड़ी बात है सर। मशहूर शेर, बहुत पसंद है एक शेर कि भटक भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप 2 स्टेज पर जाके अटके गिरे भटके, आज तभी तो ललित कौशिक लाडला शख्सियत कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। ललित भाई, मेरा एक हाँ सवाल, जी, कुछ एक्टिविटी दिखाइए, क्या करते थे आप कॉलेज के टाइम में, स्टेज पर क्या किया करते थे आप? सबसे पहले तो सर मैं 2 लाइनें बता दूं कि मेरे को किसी ने पूछा, यार ललित कौशिक लाडला जी आप करते क्या हो? हम्म। मैं बोला कि हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना, हर मायूस को हम्म। हंसाने का कारोबार है अपना, दिलों का दर्द खरीद लेते हैं बस यही रोजगार है अपना, दिलों का दर्द खरीद अरे, लेते हैं बस यही रोजगार है अपना। क्या बात है। धन्यवाद सर। अब सर मैं छोटी छोटी चीजें उठाता था, जहाँ भी एक्टिंग वगैरह स्कूल कॉलेज में जाता, ऑडिशन वगैरह दिए, तो देखा कि दिल्ली बम्बई बड़ी बड़ी सिटियों की जो लड़कियां होती हैं सर, जब उनको छींक जी। आनी होती है ना सर, जब छींक आनी हाँ होती है जी। उनको, तो उनके एक्सप्रेशन बड़े जोर के होते हैं सर। हम्म। मतलब बड़े जोर के एक्सप्रेशन होते हैं, छींक देखना बड़े प्यार से, ए छींक, बिल्कुल प्यार से छींकती है। मतलब ये चीजें मैंने नोटिस किया, फिर मुंह रुमाल निकालती है, फिर मुंह साफ करती हैं। अब हम लड़कों को जब सर छींक आनी होगी तो एक्सप्रेशन भी हमारे राक्षसों वाले होते हैं, ऐसे जोर से। और कई कई बार तो सर आती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई कई बार आती नहीं है छींक हमें, कई बार सर हम अचानक से छींक देते हैं, ऐ छींक, बैठे बैठे। हाँ, तो कुछ ऐसी चीजें मैंने नोटिस की सर। और मैंने 2-4 चीजें ये उठाई। अभी जैसे मैं वहां शूट पे था, तो वहां पर सर एक लड़की, मतलब ये दिल्ली बॉम्बे की जो बड़े शहरों की जो लड़कियां होती हैं सर, वो बड़ी जी। वीआईपी होती हैं, वो हम जैसे देसी लड़कों को तो भाव भी नहीं देती सर। जी। तो वो, मैं खड़ा था वहां पे, एक लड़की को मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? जी। तो बोली क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। जी। तो मैंने बोला कि अच्छा, मैं तुम्हें कौन सा अपनी बीएमडब्ल्यू में बैठा रहा हूँ? तो लड़की फटाक से बोली मेरा नाम सिमी है, बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, बगल में राइट हैंड पे चौथे नंबर वाला मकान मेरा है, और घर में एक छोटा भाई है और एक बहन भी है, और हाँ, ट्यूशन का टाइम शाम को 4 से 6 बजे है। मैं बोला अच्छा, वेरी गुड, जब मैं अपनी बीएमडब्ल्यू ले लूंगा तो तुम्हें जरूर बिठाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है ललित भाई, बहुत बढ़िया। ललित भाई, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। मदन कुमार जी, मैं बिल्कुल सर्च करूंगा। मदन सर, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। माया रानी जी, गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट वेलकम है ललित जी आपका। आशिक दैया साहब लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग अमर सर, ललित जी। दर्शन सिंह जी, कांता कौर बीएससी सेकंड ईयर से जुड़ी हैं हमारे साथ। राम कुमार रेवाड़ जी लिख रहे हैं, एक बात निश्चित तौर पर है, जो इस प्रोग्राम में आते हैं वो शख्सियत आती हैं, आप अपने आप को आने का मौका मिला है ललित जी, आप प्रणाम, आपको स्वागत है दिल की गहराइयों से। क्या बात है रोहिंद्र राव जी, राइट, क्या बात है, क्या बात है। वैसे सर, कोई घटना घटी लाइव शो में आपके साथ, कुछ अचानक कुछ ऐसी घटना घटी हो, आप कहीं गए हो लाइव शो में, कुछ अचानक हुआ हो रात के 2-2:30 बजे, अचानक आपको कोई सिचुएशन ऐसा? वो किस्सा सर, शो का जो किस्सा है वो हमेशा मुझे याद रहेगा। जितने जी। भी वहां पे मेरे को एक्टर थे उनको याद रहेगा, मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे जजेस, मेरे एंकर, सबको याद रहेगा सर। शो के जी। सर लाइव शूट चल रहा था सर, हमारा नाइट में लगभग 2-2:30 बजे का टाइम था सर। जी। और एक सीन था सर जिसमें मैं उसमें सिक्योरिटी गार्ड था सर। हम्म। तो उसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड था, और सिक्योरिटी गार्ड का मेरा काम ये था कि मुझे वहां से एक बीमार लेडी को उठाना है बेड से या व्हील चेयर से, और उसको मुझे स्कूटी पे बैठाना था सर। मैं ओके। सिक्योरिटी गार्ड था। और वो दिन जब हम रिहर्सल करते थे तो सर हमारे पास ना तो स्कूटी होती थी,
हम डायरेक्ट रिहर्सल करते थे दिन में, और व्हील चेयर भी नहीं होती थी, तो हम नॉर्मली ऐसे झूठी एक्टिंग करते थे। मैं उठाने की एक्टिंग करता था, और जो लड़की स्कूटी चला के आ रही थी वो स्कूटी चलाने की एक्टिंग करती थी। हमने रियल में ना तो स्कूटी यूज की थी सर, और ना मैंने रियल में उस लड़की को कभी उठाने की प्रैक्टिस की थी सर। अच्छा अच्छा। अब सर लाइव शूट चल रहा था, कैमरा लाइट एक्शन था, जजेस इस्माइल सर, मुग्धा मैम, सलमान सर और राहुल देव सर जो हमारे होस्ट हैं शो के, सब और पूरी ऑडियंस थी सर। और सीन एकदम बिल्कुल इमोशन वाला सीन था, चल रहा था सीन। अब मेरा जब सीन आया सर कि मुझे उस व्हील चेयर से उस लेडीज को उठाना है और स्कूटी पे बैठाना है, तो मैं सर उस लड़की को कभी प्रैक्टिस किया नहीं था उठाने का। अब मैं उस लड़की को उठाने का प्रयास कर रहा था, पूरी जान लगाई सर, नहीं उठा पाया। 2 से 3 बार ट्राई किया लड़की को उठाने का, नहीं उठा पाया, क्योंकि सर वो वेट में मेरे से ज्यादा थी सर। और अच्छा। और मेरे से वेट में ज्यादा, और वो अपने कैरेक्टर में थी सर, क्योंकि वो बीमारी के हालात में है, और ऐसे बिल्कुल उसने एक्टिंग ये कर रखी थी कि वो एकदम मरी हुई है। अब सर मैंने पूरी जान लगा दी सर, मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया। डायरेक्टर सर सोचे कि ये कोशिश कर रहा है, उठा देगा। अच्छा। अब जब चौथी बार मैंने जैसे उठाया जान लगा के, हाँ। तो खुद मैं नीचे सर, वो लड़की मेरे ऊपर गिर गई धड़ाम से। अच्छा। वो पूरा सीन रीटेक जरूर हुआ, लेकिन सर ऑडियंस की हंसी नहीं थमी। और वहां पर जितने भी जजेस थे, जितने भी हमारे जो एक्टर्स थे, जितने भी मॉडल थे, सिंगर थे, सब हंस हंस के पागल हो गए सर, और सबका पेट दर्द करने लग गया। अब बात है ललित भाई, देवेंद्र जालंधरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ललित भाई, आपके साथ कोई घटना ऐसी भी घटी थी शायद कि आप एक जॉब के लिए गए, उधर जॉब फाइनल हुई, इधर आपके पास शो के लिए कॉल आ गया, तो उस समय आपने क्या चुना और क्यों चुना? सर जो हर इंसान सर, जो भी कोई काम करता है ना सर, हाँ जी। चाहे हम पूरी लाइफ में जितने भी काम करते हैं, एक काम ऐसा होता है सर जिसे करके आपके दिल को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। जिस काम को आप भूखे रहकर, प्यासे रहकर वो काम कर सकते हो, पूरी पूरी जी। रात जागकर वो काम कर सकते हो। और ये चीज मैंने देख रखी थी कि मैं पूरी रात माइक पे बोल सकता हूँ, मैं एक्टिंग करवा लो मैं कर सकता हूँ, मैं भूखा रहकर एक्टिंग कर सकता हूँ कैमरे के सामने। लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। मेरे को ये लगा कि अब मुझे कोई जॉब या नौकरी की तलाश है, क्योंकि कोई बड़ा मंच मुझे नहीं मिला। तो मैं उस टाइम एक इंटरव्यू देने गया था सर, कंपनी थी एक यमुनानगर में जी। और उससे 3-4 महीने पहले ही मैंने ये TWOT द वार ऑफ टैलेंट, भारत का पहला वेब थिएट्रिकल रियलिटी शो, जिसका मैंने ऑडिशन दिया था, तब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था सर। जब मैं इंटरव्यू देने यमुनानगर गया सर, वहां पर उस कंपनी में, तो वहां मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिली थी। और उन्होंने मेरे को फाइनल कर लिया सर। इंटरव्यू देने के बाद बोले कि सर आप ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर हमें रिप्लाई दोगे। और मुझे लगभग 22,000 के आसपास सैलरी बताई थी उन्होंने। 22,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, आपको रहना खाना पीना मिलेगा, और आप हमें 3 दिन में रिप्लाई दोगे सर, हमें इमरजेंसी है। मैं बोला ठीक है, मैं खुश था। मैंने लगभग ये सोच लिया था कि अपन ये जॉब है, इसको अपन ज्वाइन करेंगे। तो मैं घर आया, आके अगले दिन सर शाम को ऐसे ही आराम से घर पे लेटा ही था कि मेरे पास एक कॉल आया था सर, और मुझे बोला गया कि हेलो सर, हमारी ललित कौशिक लाडला जी से बात हो रही है क्या? जी। तो मैं बोला हाँ जी, मैं ललित कौशिक लाडला ही बात कर रहा हूँ। तो बोले कि हम द वार ऑफ टैलेंट से बोल रहे हैं, आपने ऑडिशन दिया था? हाँ जी दिया था। तो सर आपका सिलेक्शन हुआ है शो में, और आज आपका नाम अनाउंस होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप अगले 45 डे फ्री हो शूट के लिए। अब सर मैं चक्कर में पड़ गया, मेरे पास 2 रास्ते आ गए सर। एक तो 22,000 रुपए की जॉब थी, जो घर वालों की भी जरूरत है और मेरी भी जरूरत थी, और एक तरफ मेरा ड्रीम है, एक सपना है कि मैं जहाँ जाना चाहता था। अब दोनों रास्तों पे मैं फंस गया था, लेकिन मैंने दिल की सुनी तो मेरे दिल से एक ही आवाज आई, क्या पता भगवान तुझे क्या मौका देना चाह रहा हो, वहां पर क्या होगा। कभी गया नहीं इतने बड़े लेवल तक, एक छोटे से टाउन, एक छोटे से कस्बे से निकलकर। तो सर मैंने दिल पे पत्थर रखा, और मैंने सर TWOT चुन लिया उस टाइम, और वो जॉब मैंने छोड़ दी सर। क्या बात है, क्या बात है। और वो जॉब फिर मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने द वार ऑफ टैलेंट 45 दिन का जो शूट था वो खत्म करके आया। वहां पर भी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन फिर भी ये सोच के ही गया था कि अब कुछ करके ही आना है वापस। क्या बात है। राम कुमार रेवाड़ साहब आपके लिए लिख रहे हैं कि अमर चौधरी साहब, यूं तो गलत नहीं होते अंदाज चेहरों के, लेकिन लोग वैसे भी नहीं होते जैसे नजर आते हैं। ललित लाडला साहब बिल्कुल मासूम से लग रहे हैं, लेकिन बातें दिल को छू रही हैं।
मतलब वो ये कह रहे हैं आप कितने भी मासूम हैं पर आपकी बातों में बड़ी गंभीरता है, बहुत गहरी बातें, और जो दिल से निकलती हैं वो बातें हमेशा ही गहरी होती हैं। कितनी गहरी बातें हैं, साथियों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और संघर्ष ही जीवन है। रंजित भाई आगे की क्या प्लानिंग है, कोई शो वगैरह आ रहा है कुछ अपना? अभी सर पिछले 5-7-10 दिन में लॉकडाउन के चलते यूट्यूब पे काम शुरू किया है सर। ललित कौशिक लाडला के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसपे अभी मैंने राजस्थानी और मारवाड़ी में नाटक वीडियो डालने शुरू किए हैं सर। और अभी शो सर मेरा आना बाकी है, शो आया नहीं है। जैसे ही शो आएगा मैं आपको पर्सनली भेजूंगा। शो बहुत जबरदस्त शो है, जिसमें राहुल सर आपको पहली बार एंकरिंग करते नजर आएंगे, जो हमेशा हमने विलन के रोल में देखे हैं। वो होस्ट करेंगे शो आपकी तरह, बड़ा ही जबरदस्त होस्ट किया उन्होंने भी शो। और अभी शो आया नहीं, जैसे ही रिलीज होगा मैं आपको लिंक वगैरह सेंड करूंगा सर। और अभी आगे इसी फील्ड में प्रोग्रामिंग चल रहा है, कोई जैसे नाटक वगैरह तैयार कर रहे हैं, फिर खुद की कोई शॉर्ट मूवीज वगैरह बनाने की प्लानिंग है सर। अच्छा, क्या बात है। ललित भाई आप ये बताइएगा, कोई 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 आपकी पसंदीदा लाइन हो, शायरी हो, या कुछ आप लिखते हो, या कविता करते हो, या कॉमेडी कुछ करते हो, तो एक हो जाए। वो सर एक दिन एक टायर पेंशन निकालने वाला आया जी। और बोला यार लाडला जी आप तो छाए हुए हो, आप गजब का लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो यार। मैं बोला हाँ यार अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। बोला तो यार लाडला जी एक काम कर दो, मेरे लिए भी 2 लाइनें लिख दो अपने प्यार के इजहार करने के लिए, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। मैं बोला अरे प्यार तुझे हुआ है तो पहले तू लिख, और उसमें कोई गलती होगी तो मैं उसमें सुधार कर दूंगा। अब वो साहब उस टायर पेंशन निकालने वाले ने प्यार लिखा कि मैं जिसे चाहता हूं वो तेरा ही तो रूप है, मैं जिसे चाहता हूं वो तेरा ही तो रूप है, मैं तेरा टायर तू मेरी ट्यूब है। अब मैं बोला रे कमबख्त अगर तू इस तरीके से तेरे प्यार का इजहार करेगा तो कोई तीसरा ही तेरी ट्यूब में हवा भरेगा। आपके ललित भाई आप आगे का क्या प्लान कर रहे हैं? कोई मतलब अब आपने जो यूट्यूब वीडियो भी शुरू किया है, तो उसके पीछे कॉमेडी के साथ मैसेज क्या है आपका? मेरा सर यही है कि अब मैं जो वीडियो कर रहे हैं, हाँ जी सर, केवल कॉमेडी कर रहे हैं अपने यूट्यूब वीडियोज में, या थोड़ा बहुत मैसेज भी दे रहे हैं, सोशल मैसेज? नहीं सर, अभी जो वीडियोस मैंने शुरू किए हैं, कल जो वीडियो है सर उसमें तो थोड़ा कॉमेडी मसाला ही है, क्योंकि ये लॉकडाउन में लुगाई जो मैंने कल बनाया है। लेकिन इससे पहले 2-3 वीडियो बनाए हैं। जो आगे मेरे वीडियो आएंगे सर, उस हर वीडियो में आपको मैसेज मिलेगा समाज से जुड़ी हुई कुरीतियों से, और समाज के अंदर जो जितनी भी हमारी ये पूरी चीजें चल रही हैं उनके विरुद्ध मेरा हर वीडियो में एक मैसेज मिलेगा, विद कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा। सारी चीजें मैं स्क्रिप्ट खुद लिख रहा हूँ सर। अभी तक मैंने जितने भी 3-4 वीडियोस बनाए हैं वो स्क्रिप्ट में खुद लिख रहा हूँ सर। और जितने भी वीडियो अभी मारवाड़ी राजस्थानी में बना रहा हूँ, हाँ सर थैंक यू। कोशिश है कि आगे सर मैं हिंदी में लिखूं, और हिंदी के अंदर मेरी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी जल्दी सर। क्या बात है। ललित भाई मेरा लास्ट सवाल आपसे, जो युवा अपने सपनों लेके कंफ्यूज्ड हैं कि करूं क्या, सपनों की तरफ जाऊं, क्या करूं जीवन में, करूं क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सर एक ही बात बोलना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने इस शख्सियत कार्यक्रम के माध्यम से मैं जितने भी दर्शक हैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उनमें से एक काम ऐसा है जो आपके दिल को अच्छा लगता है। आपको उस काम को समझना है, उस काम पे आपको लग जाना है, और उसी काम को आपको, ये मान लो एक छोटे से पौधे को हम जैसे पानी डाल के बड़ा करते हैं, उस सपने को बड़ा करना है। और अगर हम ऐसा करते रहे तो निश्चित हमें सफलता जरूर मिलेगी। टाइम लग सकता है सर, लेकिन मिलेगी जब खुशी बहुत होगी। तो मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सर। जिस चीज में हमें, हाँ सर बोलिए। आप एक मोटिवेटर भी हैं, आपके शब्द जो हैं, आपकी जो वाणी है वो बहुत जबरदस्त है, और ईश्वर करे तमाम लोग आपको देख के प्रेरित हों। ललित भाई मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं आपको, आपके आगामी जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगले 2-3 सालों में, 1-1.5 साल में ललित भाई एक बहुत और बड़ी शख्सियत बनने वाले हैं, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जाने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ललित भाई, आपने समय निकाला हमारे लिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपका सर, जो आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत
जिन्होंने मेहनत और हौसले के दम पर अपनी कामयाबी जिंदगी में हासिल करी है, ललित कौशिक लाडला जी। दोस्तों कल 10 बजे फिर एक नई शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे। आज हमने उग्रसेन सिहाग सर से मुलाकात करी, जिन्होंने युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीवन में कामयाब होने के लिए गुरु दिए, और हमने ललित कौशिक लाडला जी से मुलाकात करी, जिनका जीवन ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं कल 10 बजे एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।